Hello everyone, this is Akriti Mishra and today what we are going to do is that आज 6 अगस्त को जो आपका CAPF का एग्जाम हुआ है उसका हम जो जीएस वाला है यानी जीके जीएस का जो पेपर है उसमें से हम इकोनॉमिक्स का पोर्शन देखने जा रहे हैं कि क्या हिसाब किताब रहा इकोनॉमिक्स का, कैसे सवाल आए थे और उनके आंसर्स क्या हैं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू पहले सबसे पहले कि 125 में से देयर वर 10 क्वेश्चंस जो कि इकोनॉमिक्स के थे एंड ये इकोनॉमिक्स जो थी ये मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल की ओर इसके सवाल थे। देयर वर हार्डली 2 क्वेश्चंस जो कि इजी थे, सो विल बी सीइंग देम अभी के अभी। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही इन्होंने थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा मुश्किल और मॉडरेट दोनों बना दिया था। फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मीन, अब देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल जो टोटल रेवेन्यू है भारत सरकार का माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है तब क्या होता है, हम लोग डेफिसिट पे चले जाते हैं। और क्योंकि टोटल में से होता है और फिस्कल मतलब आपका पब्लिक या गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के लिए फिस्कल वर्ड यूज होता है। दैट मीन्स यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब टोटल एक्सपेंडिचर क्रॉसेस द टोटल रेवेन्यू। ओके, सो लेट्स सी क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन। सो फिस्कल द डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट वैल्यू, यहाँ पे टोटल की बात नहीं कर रहा है। आपको देखिए ये पेपर पहली बार सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली आपने एटलीस्ट बेसिक इकोनॉमी आपने करी हो जिसमें आपको पता हो कि देयर आर टू काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स। जब आप बजटरी एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं, वन इज कैपिटल एंड अदर इज रेवेन्यू, या रेवेन्यू को हम करंट भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात कह रहा है पहले में द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू, ये साफ साफ गलत है क्योंकि हमने यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू की बात करी थी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज नेट इंक्रीज इन द बोरोइंग्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम द आरबीआई। तो क्या जो गवर्नमेंट है उसको तभी डेफिसिट होता है जब वो आरबीआई से बोरो करती है, या उसको ओवरऑल ही डेफिसिट होता है जब वो कंप्लीटली बोरो करती है। थर्ड ऑप्शन इज द सम ऑफ बजटरी डेफिसिट, बजट में डेफिसिट हुआ and the net increase in the internal and external borrowing. Now this is the right answer where you can see कि इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज हुआ है आपका बोरोइंग्स में एंड बजटरी डेफिसिट में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल था ये वाला। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द बजट ऑफ 2022-23। इजी सवाल था, अगर किसी ने भी बजट पढ़ा हो इस साल का तो उसे पता होगा कि इंटरेस्ट पेमेंट की सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर रहती है। इंटरेस्ट के बाद मोस्टली डिफेंस आता है, पर इस साल वाले में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट थी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक्सपेंडिचर था और थर्ड नंबर पे था आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर। ओके, आगे बढ़ते हुए ये एक अच्छा और मतलब कि एनालिटिक्स वाला सवाल था जहां आपको अपना एनालिसिस और आपको अपना दिमाग यूज करना था। एडिकेसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अ कंट्री इज कैप्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। एडिकेसी मतलब कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है एक देश के पास, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कब एडिकेट है किसी भी देश के लिए, ये किस इंडिकेटर से पता लगेगा। अब देखिए रिजर्व्स टू इंपोर्ट रेशियो, पहली बात एक छोटी सी बात समझिए, कोई भी बात समझने के पहले आपको एक छोटी चीज पता होगी कि 1991 में इंडिया फेस बीओपी क्राइसिस, जब मनमोहन सिंह जी ने और नरसिम्हा राव जी ने दे टुक आउट अस फ्रॉम दिस बीओपी क्राइसिस बाय एलपीजी। तो एक्चुअल में बीओपी होता क्या है, सिंपली हमारे पास जितना भी डॉलर्स में पैसा रुपया या डॉलर पड़े हुए हैं, जब वो इनफ नहीं होता है टू पे ऑफ द एक्सपेंडिचर इन डॉलर, तो वो क्या होता है, सिंपली क्राइसिस हो जाता है। किस चीज का क्राइसिस हो जाता है, फॉरेन मनी का क्राइसिस हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब आपके पास डॉलर कम पड़ जाए डॉलर पे करने के लिए, वही क्राइसिस है। तो सिंपली जब आपको इंपोर्ट करना है तो आपको इंपोर्ट डॉलरों में करना है, मतलब आपकी जो भी बाहर से पैसा सामान आ रहा है वो फॉरेन की मनी में आ रहा है, तो उसको पे करने के लिए पैसे होने चाहिए। यस, वो एडिकेसी तो काउंट होगी। नेक्स्ट इज रिजर्व टू एक्सटर्नल डेट रेशियो, आपने बाहर से कोई भी बोरोइंग करी है दैट विल आल्सो बी पेड इन डॉलर्स। ओके, ठीक है, फिर से आपका फॉरेन एक्सचेंज आ गया।
रिजर्व टू जीडीपी रेशियो, अब भारत की जीडीपी जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी तो मात्रा बढ़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे भी काउंट हो रहा है। देन यू हैव मॉनेटरी एग्रीगेट्स, क्या हमारे यहाँ के लोग बाहर के शेयर परचेज में पार्टिसिपेट करते हैं? यस करते हैं। बाहर वाले इंडिया की मार्केट में करते हैं? यस करते हैं। तो यू हैव टू गो विद ऑल दी 4 ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चंस, फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा ही एक सिंपल सा सवाल है जहां आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए है क्या। देखिए, इफ ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, द टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी विल ईदर डिक्रीज और रिमेन अनचेंज्ड। अच्छा, ये लाइन ही बड़ी अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट वाली है, आंसर तो हम बाद में देखेंगे। वो कह रहा है कि सभी लोग ना सेव करने लग गए, पर जो टोटल सेविंग है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। वैसा क्यों हो रहा है? ये ना इस चीज को बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, कि जो कह रहा है वो हो नहीं रहा है, उससे उल्टा हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, इसका जवाब सी है, पर ये हो क्यों रहा है? देखिए, ऐसा समझ लीजिए, हम हमारी फैमिली के लोग और हमारे जैसे सभी फैमिली के लोगों ने क्या करा, सेव करना स्टार्ट कर दिया। हमने जैसे ही सेविंग्स स्टार्ट की, दैट मीन्स वी आर बाइंग लेस। अब हम लोग परचेजिंग कम करेंगे, हम परचेजिंग कम करेंगे तो बाहर मार्केट में सेल डाउन हो जाएगी। जब सेल डाउन होगी तो अगले साल या अगले सीजन में सामने जो दुकानदार है वो कम प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, या आप कहिए कि आपका जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। और जैसे ही आपका आउटपुट कम होगा तो आगे क्या होगा, उस दुकानदार के लिए ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसकी सेविंग्स कम हो जाएंगे क्योंकि उसकी इनकम कम हो रही है। तो है यू सी, आपकी सेविंग इंक्रीज करने से ओवरऑल जितना प्रोड्यूसर है इकोनॉमी में उनकी सारी की सारी सेविंग क्या हो गई, कम हो गई। दैट्स हाउ यू सी दिस पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। आगे चलते हैं, बहुत दिस क्वेश्चन वाज इजी वन। द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल असेट्स। सिंपल सी चीज है, एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर। अगर आपको ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट भी लगा होगा तो भी आपने ये दो, तो मैं बिलीव करती हूँ आपने इसको एलिमिनेट कर दिया होगा। नाउ यू लेफ्ट विद 50-50। आपको पता होना चाहिए कि ये सीआरआर है वो बैंक्स मेंटेन करती हैं विद द आरबीआई, ओके, और जो एसएलआर है वो बैंक्स खुद के साथ खुद के पास मेंटेन करती हैं, ओके, टू सेल्फ। तो इसीलिए बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड असेट्स, और वैसे भी एसएलआर जो होता है वो एसेट्स में मेंटेन होता है ना कि कैश में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यू हैव 50 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये प्लानिंग का ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है। द फोकस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान वाज, अब देखिए यहाँ आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपका जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किसके ऊपर था, सेकंड 5 ईयर प्लान था, उनकी थीम क्या थी, कितना टारगेट रेट था, किस चीज के ऊपर उन्होंने फोकस किया, और आपका जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो किसके ऊपर था। बेसिकली आपके जो 12 5 ईयर्स प्लान आज तक रहे हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक। इट वॉज अ स्ट्रेट क्वेश्चन। दैट सेकंड 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन with emphasis on development of basic and heavy industries. We can see कि जितना भी भारत में इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला वाला, ये सब कब स्टार्ट हुए थे? सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे स्टार्ट हुए थे। इट वाज बेसिकली कॉल्ड नेहरू महालनोबिस प्लान। महालनोबिस जी का पूरा नाम क्या था जी? पीसी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इन्हीं के बर्थडे वाले दिन आप स्टैटिस्टिकल डे मनाते हैं भारत में। सो बेसिकली आपका ये होमवर्क है कि आप देखें इनका बर्थडे कब होता है। आगे चलते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन। सी, ये वाला एक बहुत ही अच्छा सवाल था। अब देखिए, सवाल है बहुत सिंपल। द इंडियन बिजनेसमैन बाय शेयर्स इन द ब्रिटिश कार कंपनी, मतलब ब्रिटिश है तो इंडिया के बाहर है। दिस ट्रांजैक्शन विल गेट रिफ्लेक्टेड इन, इसका जवाब ये होगा, बट हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अब जो बीओपी वाला आपका है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो आपका चैप्टर है या जो ये टॉपिक है, ये कहता है कि जो भारत से ट्रेड होता है, सिंपली हम जो फॉरेन से ट्रेड करते हैं वो हम दो तरह करते हैं। एक हम करते हैं ट्रेड इन विजिबल्स, एक हम करते हैं ट्रेड इन इनविजिबल। तो जितना भी विजिबल्स वाला ट्रेड है उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं सिंपली, और ये दोनों को मिला के हम मोस्टली क्या कहते हैं, टोटल
बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो जब आप शेयर परचेज करते हैं, कहीं एफडीआई करते हैं, कहीं एफआईआई करते हैं, वो आपका डायरेक्टली किसके अंदर आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है। ओके, आगे चलते हैं। Which of the following are high frequency indicators of Indian economy? हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर मतलब इंडियन इकोनॉमी फ्लक्चुएट कर रही है, उसके इंडिकेटर्स हैं। पावर कंजम्पशन, एग्जैक्टली पावर कंजम्पशन बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, या तो लोग ज्यादा एसी लगा रहे हैं, लोग ज्यादा फ्रिज खरीद रहे हैं, अगर आम आदमी की भाषा में हम बात करें, या ज्यादा कंपनीज खुल रही हैं और ज्यादा कॉर्पोरेशंस बन रहे हैं। आईआईपी जनरल इंडेक्स इज इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देन यू हैव 10-year GSEC यील्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड की बात हो रही है। वो तभी बढ़ेगी जब लोगों का विश्वास सरकार में बढ़ेगा, मतलब गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांग हो रही है, उसकी सेविंग्स स्ट्रांग हो रही है, उसका एक्सपेंडिचर स्ट्रांग हो रहा है। तो यू गेट विथ ऑप्शन 1, 2 एंड 3। Next is, suppose an Indian citizen makes an investment abroad and earns a positive return on her investment. Which of the following is correct? अब देखिए, एक आपको एक चीज होती है जो आपकी नेशनल इनकम अकाउंटिंग टॉपिक है, आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी दिया होता है। ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है, इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एंड एनडीपी। ये थोड़ा सा लार्जर टर्म है, बट स्टिल जीडीपी हैज मोर टू डू विद द टेरिटरी, कि आपकी भारत की एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, फिर चाहे वो अमेरिकन प्रोड्यूस कर रहे हैं या वो इंडियन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब हमारा है। जीएनपी इज मोर ऑफ अ नेशनल कॉन्सेप्ट, कि टाटा जी ने, रतन टाटा जी ने जाके फॉरेन में कंपनी लगाई, इंडिया की कंपनी लगाई, और उसकी जो कमाई है वो नेशनल कमाई है, फिर चाहे कमाई वहां पे हो रही है, बट वो हमारी कमाई है, क्योंकि वो घूम के भारत आएगी। और हमारे इंडिया में अगर कोका कोला कंपनी है, कोका कोला है, ये यूएस की कंपनी है, इसका मतलब इसकी कमाई जो है वो फॉरेन चली जाएगी, तो इसका मतलब इसकी कमाई हमारे अंदर नहीं आएगी, ये नेशनल नहीं है। तो नेशनल इज मोर विद द इंडियन एंड जीडीपी इज मोर विद द टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। अब देखिए, तो इंडियन सिटीजन जब इन्वेस्टमेंट अब्रॉड करता है और उस पर कुछ रिटर्न मतलब कमाई आ रही है उसको ऑन दैट इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा, हर इनकम इज पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम बट नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी। ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। अगला सवाल देखते हैं, आखिरी सवाल आपकी इकोनॉमिक्स का। इफ द कैश रिजर्व रेशियो इज लोवर्ड बाय आरबीआई, सप्लाई ऑफ मनी कंपैरेटिवली इजी सवाल, इंक्रीज कैसे। 100 रुपए पहले रिजर्व रखना पड़ रहा था हर 1000 रुपए की सेविंग पे बैंक को, अभी वो 100 रुपए बैंक ने 50 कर दिया है। ठीक है, 50 करते ही इसके बाद बैंकों के पास 900 रुपए था आगे लेंड करने के लिए, और जैसे उन्होंने ये 50 किया, अब बैंकों के पास 950 रुपीज हैं टू लेंड टू द पब्लिक। सो दैट मीन्स lowering the CRR will increase the supply of money in the economy. So that's all about the economics portion. Tomorrow we'll see the geography portion of that paper. Okay. Thank you so much.